फॉर्मूला सांग ना. व्हेरी गुड. सिट डाउन. तन्विशा, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इंटू what is Q? Magnitude of any one charge. 2L dipole length or separation between two charges. Very good. Sit down. Son over. Intensity at a point due to an electric dipole. Supriya, window close कर. Very good. Sit down. Sakshi. Intensity at a point due to circular arc having charge density lambda. 2K upon lambda. हो इंटू आर. काही पण सांगत असतेस. रॉंग. प्रणिता नाही. साक्षी आठवलं का नाही. व्हेरी गुड. बघून घेतला एवढ्या वेळात लगेच. 2K लॅम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थिटा बाय 2. इथं फक्त हुशारी काम आली ती आपली. सिट डाऊन. प्रणिता काय चालू काय तुझं. काल एवढं बोललो काहीच फरक पडत नाही है ना. सिट डाऊन. देवेश स्टँड अप. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट नियर द चार्ज रॉड. अरे हे बघा, रॉड म्हटले की दोन केस आएगी. एक तो रॉड के एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा तो K लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट A प्लस एल. नियर बाय बोलेंगे तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. वेरी गुड. सिट डाउन. चलो फ्रॉम स्टार्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जिसमें से चार्ज को देखा था. क्या होता है चार्ज. मतलब टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मास क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो मास में एंड चार्ज में कंपैरिजन देखा था. मास की एक ही टाइप है, चार्ज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसलिए मास का सिर्फ अट्रैक्शन होगा, चार्ज का अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन होगा. चार्ज मोशन में है, रेस्ट में है, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज. लेकिन अगर मास को मोशन में सेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, चेंज होगा. कितना, m0 अपॉन रूट ऑफ. वेरी गुड. ठीक है. उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ चार्ज में पहले थैलेस, एम्बरफर, गिलबर्ट, फ्रैंकलिन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज. वेरी गुड. उसके बाद में आता है कूलम्स लॉ. क्या होता है कूलम्स लॉ. इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. यानी F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जिसमें इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू in its electric field denoted by epsilon, given by epsilon equals to epsilon नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. एंड के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स. ठीक है. तो ये बेसिक कूलम्स लॉ हो गया. उसको अप्लाई किया था पहले जनरल एग्जांपल. 2 चार्जेस सेपरेशन है, फिर सेपरेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर अगर फोर्स सेम है, चार्जेस सेम है तो K1 R1 स्क्वायर इक्वल्स टू K2 R2 स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है. एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फोर्स मैक्सिमम लगेगा तो Q/2 मतलब हाफ हाफ करना पड़ेगा. ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर चार्ज रखेंगे तो रेट फोर्स.
अगर वहां पे तीनों चार्जेस लाइक पोलैरिटी के तो √3 अप, अनलाइक पोलैरिटी का एक चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालने तो भी, लेकिन अगर लाइक पोलैरिटी के एक चार्ज के ऊपर निकालना है तो R इक्वल्स टू अप होगा। वही स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर अगर चार्जेस प्लेस करेंगे तो फोर्स कितना होगा, √2 + 1/2 टाइम्स ऑफ यप होगा। फिर आगे सिमिलर एप्लीकेशन आएंगे, चार्ज को हम एक आधे एज के मिड पॉइंट पे रखेंगे या फिर ट्रायंगल के सेंटर पे रखेंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर मैकेनिक्स के साथ कंपेयर करके दे रहे, जैसे कि एक सरफेस है उसके ऊपर दो चार्ज रखे थे और वो एक दूसरे के रिपल्सिव फोर्स की वजह से मूव नहीं हो रहे, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ का फोर्स मतलब K(Q1Q2)/r² को μmg से इक्वेट करना पड़ेगा, तो वहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। सेम वे अगर बोला जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट करेंगे, मतलब अगेन K(Q1Q2)/r² इक्वल्स टू बनेगा mv²/r होगा या फिर mr(ω²) होगा या फिर m(v)। मतलब कौन सी अननोन टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मतलब देखो दो चार्ज दिए एंड कोई भी केस में फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही फॉर्मूला है K(Q1Q2)/, लेकिन अगर फील्ड एंड चार्ज के इंटरेक्शन देंगे सारे सेम एप्लीकेशन रहेंगे तो हम क्या करेंगे Q(E) वाला रिलेशन वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, आर कैप से मल्टीप्लाई करना है, बट आर कैप कौन सा, अगर यह 1 2 है तो आर कैप 2 1 वाला, यह 2 1 है तो आर कैप 1 2 वाला, एंड आर कैप को रिप्लेस करेंगे आर वेक्टर अपॉन आर से, तो सेम फॉर्मूला 1/4πε इंटू Q1Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, एंड वहीं पे अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, पॉइंट्स P एंड Q है, 1 एंड 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स 1 2 है तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कूलम्स लॉ एंड रिलेटेड सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करने के बाद हमने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। फिर से चार्ज मतलब हो गया डिफाइन करके, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q गिवन बाय Q इक्वल्स टू, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब यानी में इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन का नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हर बार जो भी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एप्लीकेशन में वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। देन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, सीजीएस और ईएसयू यूनिट बोलेंगे तो स्टैट कूलम, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹, एंड अगर ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लेंगे तो एप कूलम, 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ऑफ एप कूलम। देन चार्जिंग होती है किसी भी बॉडी की, मतलब क्या होता है, हम बॉडी के ऊपर के जो न्यूट्रलिटी होती है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसको डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसलिए क्या होता है, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स, एंड हेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज लेस मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद में हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, चार्ज नेचर में कैसा है, एडिटिव है, उसके बाद में कंजर्व होता है, एंड लास्ट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इक्वल्स टू क्या होता है, N होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि चार्जिंग करने की प्रोसेसेस क्या क्या होता है, पहले फ्रिक्शन कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, इंडक्शन, बट इंडक्शन में स्टार मार्क नेट चार्ज विल बी 0। उसके बाद में फोटो क्या होता है, उसमें लाइट इंसिडेंट होके इलेक्ट्रॉन को निकलती है। उसके बाद थर्मो, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा के मतलब हीट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। लास्ट वन फील्ड इमिशन, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, सरफेस के ऊपर बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग खत्म होने के बाद हमने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स भी देखे थे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। किसके ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अबंडेंट है, लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल आयन, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद में इंसुलेटर, जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, ईटीसी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की केस क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन इनके नंबर सफिशिएंट नहीं है कोई भी प्रैक्टिकल केस में करंट को कंडक्ट करने के लिए। मतलब हम ऐसे बोलते हैं, जब सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे तब एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए प्योर इंसुलेटर, मतलब उसके चार्जेस है इसलिए वो इंसुलेटर नहीं है, लेकिन कंडक्ट नहीं कर सकते इसलिए कंडक्टर भी नहीं, इसलिए हमने उसको बोला है सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो वर्ल्ड वाइड हम यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये टाइप्स ऑफ मटेरियल हो गए। फिर बाद में लास्ट लेक्चर में न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स आएंगे, जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल में केस क्या है, एक तो चार्ज से अवे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज के
टुवर्ड्स आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। क्या बोला था उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट डिनोटेड बाय E गिवन बाय E इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला F बाई क्यू, दूसरा 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन थर्ड वन V बाई डी। ये 3 जनरल फॉर्मूले, ठीक है। बाकी स्पेशल केसेस के एप्लीकेशन है। ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। फिर से यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि फोर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर सिंगल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है तो हमारे पास उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू, मतलब कूलम्स लॉ में जितने सारे एप्लीकेशंस थे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड डेटा कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज करेंगे। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इजी है वहां पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके F इक्वल्स टू Q ही करते हैं। जहां पे फोर्स Q1 Q2 का यूज करके कैलकुलेट करना इजी है वहां पे हम फोर्स कैलकुलेट करके फिर E इक्वल्स टू F बाई क्यू करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन उससे कोई भी चेंज नहीं होता है डेटा, एंड जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो भी डेटा रिमेन्स सेम। फिर हमने देखा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम प्लेस करते हैं उसके ऊपर एक्ट होता है फोर्स, कितना? QE। यही फोर्स अगर हम मैकेनिक्स के MA के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा? QE इक्वल्स टू, यहां से हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिलता है Q इंटू E अपॉन Q मतलब चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, E मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, M इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। फिर उसके ऊपर से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं QE बाई M इंटू लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं QE इंटू T, काइनेटिक एनर्जी बनेगी Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M। अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है तो रिटार्ड होगा। अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ही मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है तो एक्सेलरेट होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो रिटार्ड होगा। एंड एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मतलब बस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, डायरेक्शन रिमेन सेम। बट इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने देखा था चार्ज की मोशन के बाद में कि डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन क्या है। इसलिए पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। पहला आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन, तो लैम्बडा के ऊपर से Q कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इंटू L, ठीक है। एंड Q के ऊपर से L कैलकुलेट करनी है, लैम्बडा दिया है तो L इक्वल्स टू Q बाय लैम्बडा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल्स टू Q बाय L, ठीक है। तो अननोन चार्ज भी हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। उसके बाद में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। फिर उसके बाद इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमने वेरियस एप्लीकेशन डिराइव किए थे। कुछ डेरिवेशन क्लास में डिस्कस किए, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनके डायरेक्ट फॉर्मूले हमने एज्यूम किए थे वन बाय वन। जैसे पॉइंट चार्ज है, उसके सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर रिंग है उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो इंटेंसिटी बनेगी KQX अपॉन रेस टू 3/2। वही पॉइंट अगर सेंटर में आता है तो इंटेंसिटी बनेगी 0। उसके बाद में अगर रिंग को रिप्लेस करके डिस्क लेके आते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, बट कॉस थीटा होता है x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद में अगर लीनियर चार्ज है, उसके नियर बाय म्हणजे बाजूला एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी चाहिए तो वो होती है लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू r ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन, ये होती है अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे हम अलोंग y कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट में बस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करेंगे, लेकिन y के अलोंग जितनी वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रही है उतनी डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, तो वो बैलेंस करती है, सिमेट्री मेंटेन होती है, इसलिए इसको हम बार बार रिवीजन में इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। एक बार लिख के दिया था बस। बट इन जनरल अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम कौन सा यूज करेंगे? 1/4 पाई इप्सिलॉन, लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू r ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस, एंड इसके ऊपर से बाकी सारे हम डिराइव करेंगे। जैसे अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है तो अल्फा बीटा थीटा, तो फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू r इंटू साइन थीटा। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो थीटा विल बी 90, साइन 90 विल बी
यानी फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा अपॉन, अगर वही पॉइंट नियर वन ऑफ इट्स एंड दिया जाता है तो लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। बट इसमें भी जनरल केस कौन सी है, इनफाइनाइट लेंथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट, मतलब लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी केसेस विसरले तरी चालेल। फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे 2/2 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेम एक्सप्रेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, यानी कि 2 के लैम्बडा अपॉन आर। कळालं का, क्योंकि के मतलब कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। वही अगर रॉड के लेंथ के अलोंग मतलब एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया है तो उस केस में के क्यू अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल, लेकिन अगर लैम्बडा दिया है जो जनरली होता है तो क्यू को रिप्लेस करेंगे लैम्बडा इंटू यल से, तो एक्सप्रेशन बनेगा के लैम्बडा यल अपॉन ए इन ब्रैकेट ए प्लस यल, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर सर्कुलर आर्क दिया है उसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो सेंटर पे कितनी होती है इंटेंसिटी, 2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। इसके अकॉर्डिंग कॉइल अगर पूरी सर्कुलर है थीटा 0 नहीं, थीटा 360 एंड इंटेंसिटी विल बी 0। कॉइल अगर आधी है सेमी सर्कुलर है तो 2 के लैम्बडा अपॉन आर, 1/4 है 1/4 है तो √2 टाइम्स ऑफ के लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गए वेरियस एप्लीकेशंस। उसके बाद में हमने सेम एप्लीकेशन देखे थे, पहले रिलेटेड टू स्पीयर। अगर स्पीयर के आउटसाइड पॉइंट है तो इंटेंसिटी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, वही पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। पॉइंट अगर इनसाइड है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डैश अपॉन कैपिटल आर। बट अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, बस क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से। आउटसाइड पॉइंट दिया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया, आर स्क्वायर कट होके सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। बस होलो स्फीयर में क्या चेंज है, इनसाइड बोलेंगे तो 0 होता है, ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। उसके बाद में हमने देखा था सिलेंडर। सिलेंडर मतलब वही रॉड की केस है, इसको वायर भी बोल सकते हैं। तो इसके नियर बाय कोई पॉइंट दिया है तो इंटेंसिटी कितनी होती है, वही लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वाली। बट हम क्या करेंगे, 2/2 को मल्टीप्लाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर, ये वाला स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करेंगे। फिर इसमें वही केसेस, पॉइंट आउटसाइड है तो स्मॉल आर, सरफेस के ऊपर है तो कैपिटल आर, इनसाइड दिया सॉलिड है तो आर डैश बाय आर से मल्टीप्लाई करेंगे, हॉलो है तो इनसाइड क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा डेटा दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ आउटसाइड पॉइंट है तो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर, पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया तो आर आर कट होके सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन हो गया। अगर हमें कोई भी बॉडी की शेप दी है जो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, मतलब एनी शेप की बॉडी है, तो आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी बनती है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, कितनी बनती है, सिग्मा अपॉन। इसलिए देखो क्या होता है कि सपोज आपको बोला जाता है कि अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एक प्रोटॉन है, उसको हमने छोड़ दिया और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो अर्थ के सरफेस के क्लोज आ गया एंड वहां पे जाके रुक गया, तो उसको रोकने के लिए अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमें जनरली मालूम है कि mg इक्वल्स टू क्यू ही करना है, तो वहां पे E इक्वल्स टू mg बाई क्यू बनेगा। बट आपको E का डेटा नहीं दिया जाता है, E को भी कन्वर्ट करते हैं किसके फॉर्म में, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन के फॉर्म में। आई थिंक लास्ट मंडे में सिमिलर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वहां पे E को रिप्लेस करेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन से, तो वहां से हमें अर्थ की सिग्मा मिलती है, कितनी मिलेगी, QE बाय QE इक्वल्स टू mg था, E मतलब कौन है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, तो हमें सिग्मा चाहिए तो क्या बनेगा, सिग्मा mg इप्सिलॉन अपॉन, परत एकदा हे बघा, mg इक्वल्स टू QE है, E का मतलब सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन है, तो सिग्मा कितना बनेगा, mg इप्सिलॉन बाय Q, ये क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, किसका, अर्थ का। अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला तो वेरियस एप्लीकेशन में अगर ज्योमेट्रिकल शेप अननोन है या फिर नोन भी है तो हम ये इन जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में प्लेन शीट देखी थी, अगर उसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो उसके सराउंडिंग में इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस केसेस। फिर इसको खत्म करके नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखी थी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिस्टम। क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, कैसे चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस, तो उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्यों बनाई थी सिस्टम, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो उससे कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया, ठीक है। डाइपोल में कंडीशन क्या है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव तो दूसरा, एंड उनको दोनों के बिटवीन का सेपरेशन नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आती है डाइपोल मूवमेंट। क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा इंटेंसिटी, अगर कोई भी रैंडम पॉइंट दिया जाता है तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी होती है 1/4πε इंटू P अपॉन R क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर देंगे थीटा विल बिकम 0, तो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε 2P अपॉन R क्यूब। पॉइंट अगर इक्वेटर पे देंगे थीटा विल बिकम 90, cos 90 0 बनेगा तो E बनेगा 1/4πε इंटू P अपॉन, यानी E along एक्सिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E along इक्वेटर। उसके बाद हमने डाइपोल से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर इस डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स, लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो होता है एंड टॉर्क क्या करता है उसको रोटेट करता है, तो टॉर्क कितना होता है PE sin थीटा, वेयर अगेन P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ डाइपोल विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा मतलब क्या है, एंगल मेड बाय विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में हमने देखा कि इस डाइपोल को अगर हमें एक्सटर्नल वर्क करके रोटेट करके फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है तो उस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा कितना मिलेगा PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, लेकिन जनरली हम पकड़ के उसको परपेंडिकुलर लेके आते हैं तो थीटा 2 90 होता है, इसलिए इन जनरल एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे PE cos ऑफ थीटा। एंड अगर ये काम हम एक्सटर्नली नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद से किया, तो वही पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी तो बनेगी माइनस ऑफ, म्हणजे बघा टॉर्क आहे तो PE sin थीटा, वर्क डन चाहिए तो PE cos थीटा, एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो माइनस PE cos थीटा। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पे थीटा 0 है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस ऑफ PE, मतलब मिनिमम, एंड इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कंसीडर करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा को हमने 180 डिग्री बना दिया तो वहां पे क्या होगा cos 180 -1 होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE होगी, और इस केस में इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू से एक्सप्रेशन से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आगे हमने देखा कि इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, डाइपोल क्या करता है SHM परफॉर्म करता है, तो उस SHM का पीरियोडिक टाइम कितना होता है T इक्वल्स टू 2π√I अपॉन PE का PE अपॉन I अपॉन P, लेकिन ओमेगा पूछेंगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना है √P अपॉन I, ठीक आहे ना। मग बघताना घोळ होतो, आपण ओमेगाचा फॉर्म्युला बघतो P अपॉन I, विचारला तो पीरियोडिक टाइम, डोक्यात तेच दिसतो P अपॉन I, बट पीरियोडिक टाइम लेंगे तो उसको क्या करना है 2π/T से रिप्लेस करके फिर T इक्वल्स टू 2π√I अपॉन P ये लिखना है, ठीक है। एंड जाते जाते कल के लेक्चर में और एक एडिशनल पॉइंट देखा था कि सेम डाइपोल अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है। नेट फोर्स जो एक्ट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग P इंटू D/ds। एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा P इंटू D/ds। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, D/ds मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो देवेश स्टैंड अप, D/dx का यूनिट क्या होगा? असं डोक्यातून नाही येते की डायरेक्ट येते का? विचार करून सांग ना सर सनी। न्यूटन पर कूलम पर मीटर, तेच झालं ना, न्यूटन अपॉन मीटर इंटू कूलम किंवा न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर, समझ में आ रहा ना। ई क्या है न्यूटन पर कूलम, अपॉन डिस्टेंस से और एक मीटर से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा न्यूटन पर मीटर पर कूलम। सिडाउन, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, जे मी इथं येऊन रोज 15 मिनिट करतोय हे लक्षात घ्या। जर तुम्ही फॉर 21 डेज जर केलं तर हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स नेक्स्ट 1 इयरसाठी सोडा, ॲटलिस्ट फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स तुम्ही विसरणार नाही। कळालं ना? आपला नेमका प्रॉब्लेम हाच होतोय, टॉपिक सुरू असताना जे अभ्यास करणार आहे त्यांच्या बाबतीत, जे करत नाही ते त्यांच्यासारखं सुखी कोणीच नाही।
कळालं ना, म्हणजे कोणताच टॉपिक येत नाही म्हटल्यानंतर त्यात काही गिल्टी फिलिंग नसते, बरोबर आहे. काही लोकांना काल आन्सर नाही आले म्हणून वाईट वाटलं, बरोबर आहे. कोणाला वाटलं की ज्यांनी प्रिपरेशन केलं होतं काही मिस झालं, आणि जे मिस झालं नेमका मी तोच क्वेश्चन विचारला. ज्यांनी काहीच केलेलं नव्हतं आले निर्लज्जम सदासुखीसारखे हसत हसत सर येत नाही म्हटले, हसत हसत निघून गेले. आज पण तसे झाले, ठीक आहे. तर त्यांच्याबद्दल आपण डिस्कस करत नाही आहे. बट जे स्टडी करणार आहेत त्यांचा बेसिक प्रॉब्लेम काय होतो की टॉपिक जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत आपण त्याला खूप जास्त प्रॉपर प्रिपेअर करतो. बट जर आपण ते रिवाइज नहीं केलं तर लक्षात घ्या या आपल्या ब्रेनच्या प्रोसेस आपल्याला समजावून घ्यावं लागतील. हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसका जो है जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में आपको मालूम होगा एक ऑटो डिलीट का फंक्शन होता है. मतलब कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, उसको आप अगर नंबर ऑफ डेज से कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे, ओपन नहीं कर रहे, तो मोबाईल उसको क्या करता है, ऑटोमेटिक ऑटो डिलीट करता है. ठीक है ना. काही मोबाईलमध्ये ऑन नसेल केले त्यामुळे माहीत नसेल, बट होती एक सिस्टम. वो क्या करता है, ऑटो डिलीट करता जाता है. जैसे जैसे मेमोरी फुल होती जाती है वो क्या करता है, पहले सबसे पुरानी फाइल है जिसका यूज ही नहीं उसको डिलीट करता जाता है. सेम फंक्शन हमारे ब्रेन का है. समझ में आ रहा है ना. आपण एवढी मेहनत घेतो, बरोबर आहे ना. इथं 1 तास मी ओरडत असतो, घरी जाऊन तुम्ही ओरडू प्रिपेअर करता, बरोबर आहे ना. लिख के या फिर प्रोनाऊन्स करके, डोळे बंद करून डोळे उघडे ठेवून इकडं तिकडं फिरून चालत, बरेच जण प्रिपेयर करण्याचे डिफरेंट मेथड असतात. इतने एफर्ट्स हम ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ब्रेन को लगता है कि इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है. तर या फॉर्मेटिंगच्या प्रोसेस असतात, लक्षात घ्या. एक सेम डे झोपल्यानंतर तुमची फॉर्मेटिंगची प्रोसेस होते एव्हरी डे. मॉर्निंग से इव्हिनिंग तक जो भी डेटा ब्रेन ने कलेक्ट किया था, कारण लक्षात घ्या ब्रेनला हे नाही कळत की आपण अभ्यास केला आणि एवढा जपून ठेवायचा म्हणून. उसके जो भी सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन जितना सेंस दे रहा है वो पूरा कलेक्ट करता है, दिन भर स्टोर रखता है. एंड जब हम सो जाते तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिंग शुरू होती है. फिर ब्रेन खुद से डिसाइड करता है, कारण झोपल्यानंतर आपलं कंट्रोल नसतो, तर ब्रेन आहे ना या कामात व्यस्त असतो. म्हणून ब्रेनचं फंक्शन 2 पार्टमध्ये चालतं बघा, एक कॉन्शियस अँड सबकॉन्शियस माइंड. ऐकलं असेल कधीतरी. तो जो कॉन्शियस माइंड है ये इस काम पे लग जाता है. किस काम पे, दिन भर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी जो काम की नहीं है उसको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है. तब सबकॉन्शियस माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, फ्रीली मूव होता है. फिर मूव होते होते क्या होता है, पूरे बॉडी में इधर उधर जाता है. बीच में हमारी जो मेमोरी फॉर्मेटिंग की कंडीशन चल रही थी उसमें घुसता है. समझला ना. आणि या रिलेटेड मग आपले जे स्वप्न असतात, ड्रीम्स होते हैं, तो उसमें मेनी टाइम्स कोइंसिडेंट होता है. दिन भर जो हमने थिंक किया था, जो इंटरेक्ट हो रहे थे, पूरा नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं मतलब मिळतं जुळतं काहीतरी आपल्याला स्वप्नामध्ये आठवायला लागतं. तो उसकी कंडीशन यही है. सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, वो घूमता रहता है, घूमते घूमते ब्रेन में आता है. ब्रेन में आके देखता है कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, रिपोर्ट चेक कर रहा है, कोणतं कामाचं नसेल वो फेक रहा है. फिर ये सबकॉन्शियस माइंड उसको देखता है एंड हमारे ड्रीम में उसको ऍड कर देता है. कळालं ना. तर आपल्याला झोपण्या अगोदर हे सांगायचंय ब्रेनला की हे सगळ्यात कामाचे आहे, आज रात्री हे डिलीट करायचं नहीं. पण ब्रेनला सांगण्याची एक प्रॉपर मेथड है, उस मेथड से हमें बोलना पड़ेगा. कौन सी मेथड है, सोने से पहले दिन भर जो स्टडी रिलेटेड वर्क हमने किया था उसको रिवाइज करना पड़ेगा. अगर सोने से पहले रिवाइज करेंगे तो ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड को बोलेगा की आपको क्या करना है, इसको डिलीट नहीं करना है. कळालं ना. सगळ्यात पहिली फॉर्मेटिंग कधी होती आपली, झोपल्यानंतर. उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है 3 डेज के बाद, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है 21 डेज के बाद, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है जिसमें 99% डेटा फॉर्मेट होता है आफ्टर 3 मंथ. त्यामुळे लक्षात घ्या 3 महिन्यापूर्वी जो टॉपिक शिकलो होतो, 3 महिन्यापासून रिवाइज केला नसेल, गेला तो कुठंच नाही ब्रेनमध्ये. टॉपिकचं नाव घेतल्यानंतर असं वाटतं होता बहुतेक म्हणून, बट क्या आता उसमें कुछ याद ही नहीं आता है. ठीक है. तो तुम्ही किती पण अभ्यास करा, तुम्ही जर या ब्रेनच्या ॲबिलिटीज, ब्रेनच्या वर्क करण्याचे फंक्शन समजावून जर नाही घेतले, जसं ते हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्क मेथड, ते कावळ्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं असेल ना. तहान लागते, उन्हाळ्याचे दिवस असतात, मटका मिलता है उसमें पानी होता है एकदम बॉटम में. तो 2 टाइप के कावळे होते. ठीक है. एक क्या करेगा, एक एक दगड उचलून त्यामध्ये टाकत जाईल कधीपर्यंत पाणी वर येत नाही तोपर्यंत, त्या जीव जाईल पण पाणी वर येणार नाही. हे गोष्टीमध्ये ठीक आहे. आणि दुसरा कावळा काय करतो, एवढं दगड टाकणं तर शक्य नाही, पाणी तर प्यायचं आहे, इधर उधर घूम के स्ट्रॉ उठा के लेके आता है, स्ट्रॉ डालता है और पानी पी लेता है. समझ में आ रहा है ना. तर जगणार कोणता कावळा आहे, मग आपल्याला तोच कावळा व्हायचा, स्ट्रॉवाला कावळा. ठीक है ना. तो उसके लिए थोड़ा सा म्हणजे आपल्याला नहीं ऑब्जर्व करावं लागेल, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है. ये अगर समझ लिया तो देखो फायदा ही फायदा है आपका लाईफ में. तर नॉर्मल एक एक्झाम्पल सांगतो मी. सपोज कोणीतरी गावाकडं एक होता, शाळेत कधी गेलाच नाही, PC कॉम्प्युटर कधी बघितलाच नाही, फक्त गावाकडे पाऊस पडला नाही, की कामधंदे नाही म्हणून सिटी जॉबला आला. एका ठिकाणी त्याला ऑफिस बॉय म्हणून जॉब लागला, बरोबर आहे. त्याला कम्प्युटर रिलेटेड काहीच माहीत नव्हतं, बट त्याचा जो बॉस होता एमर्जन्सीमध्ये एकदा बाहेर गेला आणि काहीतरी अर्जंट वर्क आलं म्हणून त्यांनी याला फोन करून सांगितलं की टेबलवर जा, टेबलवर एक प्रिंट ठेवलेली आहे, ती प्रिंट कम्प्युटरमध्ये स्कॅन करून सेव्ह कर आणि मला मेल कर. याला काहीच माहीत नाही, आयुष्यात कम्प्युटर पहिल्यांदा बघितलं
आणि एवढं सांगून फोन कट केला आणि 2 मिनिटात झालं पाहिजे म्हणून, तर तो काय करेल, काही करू शकतो का? तरी पण त्याने डोकं लावायचं म्हटलं तर तो काय डोकं लावेल की ही प्रिंट आहे, कम्प्युटरमध्ये ठेवायची आहे, कम्प्युटर उघडतं का? नाही, मग स्क्रीन कट करून मध्ये टाकून द्यायची. होईल का वर्क, होईल का कंप्लीट? त्याला गावाकडे जावं लागेल परत. कळालं ना? तर आपण काय करतोय, प्रिपरेशन करतोय, बट ब्रेन कसा ॲक्ट करणार आहे, काय प्रोसेस होता या जर समजावूनच नाही घेतल्या तर त्यावरचं आउटपुट येणारच नाही. बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम असतो, सर खूप अभ्यास करतो मी, तुम्ही करतात त्यामध्ये मला काही डाऊटच नाही आहे ना. 95% लोक जे क्लासेस लावतात 11-12ला हे तुमच्यासारखंच किंवा तुमच्यापेक्षा खूप जास्त वर्क करतात, बट त्यापैकी आउटपुट ज्यांचे येतात त्यांचे पर्सेंटेज लेस दॅन 1 असतात. कळालं ना? तुम्हाला जे नोट्स, तुम्हाला जे बुक्स मिळाले ते खूप सिक्रेट आहे का, कोणाला भेटतच नाही असं काही आहे का? सगळ्यांना कॉमन भेटतात, मार्केटमध्ये सगळं अवेलेबल आहे, सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना सिमिलर भेटतात, बट त्या तुम्ही ॲक्सेप्ट कसं करतात, त्यावर वर्क कसं करतात, यावर ते सगळं आउटपुट डिपेंड असतं. त्यामुळे दिनभर जो भी पढ़ा है, सिर्फ फिजिक्स का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तीनों सब्जेक्ट का स्टडी रिलेटेड, उसको सोने से पहले अगर रिवाइज किया तो वो आपका दिन भर का जो वर्क था वो इफेक्टिव था. अगर आपने सोने से पहले रिवाइज नहीं किया दिवसभर किती घासला असेल त्याचा उपयोग होत नाही. ये ॲप्लिकेबल ओनली फॉर थियोरटिकल कंसेप्ट, फॉर्मूले याच्यासाठी. अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, जब भी हम प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है, ब्रेन की एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे हम मतलब आपल्याला वाटलं तरी पण आपण न्यूमेरिकलची MCQची प्रॅक्टिस केली असेल ती आपण विसरत नाही. लक्षात घ्या, काही टॉपिकचे आपल्याला फॉर्म्युले आठवत नाही, बट वर्कशीटमध्ये क्वेश्चन आला की बरोबर ब्रेन क्लियर आपल्याला डिक्टेट करतो की ये यहाँ पे ये प्रोसेस करनी है, ये फॉर्म्युला आएगा. म्हणजे असा टॉपिक आठवत नाही, बट सोडवायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला लगेच आठवतं. हे ॲडव्हान्टेज आहे न्यूमेरिकलचं MCQचं. बट MCQ सॉल्व कब होंगे, अगर हमें फॉर्मूला याद आया तो, नहीं तो प्रोसेस पूरी याद आ रही है बट नेमका फॉर्मूला घोळ करतोय, I/P का P/I, संपला कार्यक्रम. कळालं ना? त्यामुळं हे रिव्हिजनसाठी मी तुम्हाला फ्रॉम डे 1 सांगितलं होतं की जो लोग डे 1 से लास्ट डे तक वॉइस नोट्स सेंड करेंगे उनको जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा नोट्स बुक्स कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी. पूरा जो टाइम होगा दे कैन यूटिलाइज ओनली फॉर सॉल्विंग द MCQ. बट तुम्ही एवढे प्रामाणिक आहात की एक दिवस पण व्हॉइस नोट्स तुम्ही मिस करत नाही, म्हणून आपली ही सिच्युएशन आहे. देखो डे 1 से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्टार्ट किया होता, मागचं गेलं गंगेला मिळालं सोडून द्या, लेकिन 1 जून से अगर स्टार्ट करते आप, रोज हम कितने पॉइंट पढ़ते, 1 या 2 पॉइंट, 1 या 2 फॉर्मूले, वही अगर व्हॉइस नोट्स में ॲड करते तो कालची वेळ आलीच नसती. काल ज्यांना खरंच वाईट वाटलं होतं आणि ज्यांना थोडीफार वाटते त्यांनी काय केलं असेल, टाइम निकाल के थोड़ा प्रिपेयर किया होगा. बाकीचे तर सोडलेलेच आहे, ठीक आहे ना, उनको कुछ फरक नहीं पड़ता है. बट प्रिपेयर करताना तुम्ही लक्षात घ्या बाकी सब्जेक्टचा टाइम टेबल तिथं डिस्टर्ब झाला. कळालं ना? म्हणजे रेगुलर जितना टाइम नहीं देना था उतना टाइम फिजिक्स को आपको देना पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देना पड़ा. एंड थ्योरेटिकल प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मूले लर्न करने के लिए टाइम देना हे नीट आणि GE साठी कम्पीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शेड्यूलमध्येच बसत नाही. म्हणजे तुम्ही अजून कॉम्पिटिशनसाठी वॉर्मअपच करताय. लक्षात घ्या, तुम्ही ट्रॅकवर आलेच नाही अजून. कुठल्या ट्रॅकवर? रनिंग ट्रॅकवर. कळालं ना? जेव्हा कॉम्पिटिशन में तुमची एंट्री कधी होईल, सिलेबस जो प्रिंट करके दिया है, जितने फॉर्मूले थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ऑल डन, उसके बाद में एटलीस्ट हमारे पास मिनिमम 6 to 7 मंथ ऐसे चाहिए कि जहाँ पे हमें थ्योरी रीड ही नहीं करनी है, फॉर्मूले प्रिपेयर ही नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, तभी आउटपुट आएगा. नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मैंने बोला कि नवंबर के मिड या फिर एंड में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. मग आपला सिलेबस संपतो आणि मग तिथून पुढे तुमचा सुरू होतो की नाही मला आता काय करायचं आहे, पहिल्या टॉपिकपासून सगळे प्रिपेयर करायचे. ठीक आहे, उसका कुछ यूज नहीं, वो बस टेम्पररी वर्क होता है, तुम्हाला बरं वाटावं म्हणून. जसं मी सांगितलं की जैसे टॉपिक खत्म हो गए, हमने मॉर्निंग में रिवीजन ली, ऐसे आपके एग्जाम से पहले 9 to 10 रिवीजन मैं खुद लेने वाला हूँ. बट हे सगळं हँडिकॅप लोकांसाठी असतं. कळालं ना? जे प्रिपरेशन करतात त्यांना मी लेक्चर करूच नका म्हणून सांगतो. गरजच नाही तर टाइमपास करायचं नाही. बट ह्या गोष्टी पॉसिबल कधी आहे, जर तुम्ही प्रॉपर सायंटिफिक वेनी वर्क केलं तर. कळालं? तो कहा था काय थे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट इन नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तक, है ना. तो काय सांगितलं लक्षात आलं ना, तर यावर वर्क करा. झोपण्याच्या अगोदर इन 3 days, देन इन 21 days अँड इन 3 months एक एक रिव्हिजन तुम्ही जर केल्या तर परत ते रीड करायची गरज पडणार नाही. चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. अभी आपकी 9th-10th वाली कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि हमने जब चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था, डिफाइन किया था, तब हम यही बात
रिपीट कर रहे थे कि सपोज कोई भी चार्ज है, अगर हम उसको स्पेस में प्लेस करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में इस तरह का एक स्पेस बनाता है, इस स्पेस को हमने बोला था। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज एंटर करता है, जैसे ये प्लस क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज है, छोटा चार्ज है, या फिर यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, तो ये दोनों चार्जेस जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है इनके बिटवीन कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ये प्लस क्यू नॉट को यहाँ से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूं, ये प्लस क्यू चार्ज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ये यहीं पे रहता है और यहाँ पे बैठ के इसको समझ में आता है कि फील्ड में कोई तो एंटर कर रहा है। फिर कौन एंटर कर रहा है ये वेरीफाई भी करता है कि आने वाला चार्ज पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ये समझने के बाद उसके ऊपर वो एक्ट भी होता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर उसको रिपेल कर देगा, अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करके डायरेक्ट इस चार्ज तक लेके आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ये चार्ज अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये प्लस क्यू नॉट है या फिर माइनस क्यू नॉट है, इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कंपलसरी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए ये चार्ज खुद वहां पे नहीं जा रहा है, इसलिए हमने फोर्स के टाइप्स भी देखे थे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन था, फ्रिक्शन था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स था, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम फील्ड के फोर्स इंट्रोड्यूस करते थे। वहां पे भी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्सेस, देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, देन मैग्नेटिक फोर्सेस। ये फील्ड के फोर्सेस है, मतलब दो बॉडीज एक्चुअल कॉन्टैक्ट किए बिना वहां पे फोर्स एक्सर्ट करती है। तो एक्चुअल में ये चार्ज इन दोनों चार्ज के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सर माइकल फैराडे ने ये आइडिया और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की थी। कौन सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो उन्होंने बोला था कि ये जो चार्ज है सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्स भरी पड़ी होती है पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड जो भी इंटरेक्शन दो चार्ज के बिटवीन होता है वो एक्चुअल में ये लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से होता है। मतलब हमें लगता है कि चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ डायरेक्टली कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। पहला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देन दूसरा चार्ज जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड एक्चुअल जो इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन होता है। मतलब ये दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कब तक अट्रैक्ट करेंगे, जब तक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तब तक। मतलब इंटरेक्शन किसने किया, फील्ड ने किया, चार्ज ने नहीं किया। तो ये फील्ड कैसे इंटरेक्ट होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, अब हम उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है। कौन ये, डाइपोल। अगर ये डाइपोल के प्लस क्यू के ऊपर मैं एकदम छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ऐसे ड्रॉप करूंगा, छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसको, एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज उसको, मतलब कि ये प्लस क्यू नॉट यहां से निकल के ये माइनस क्यू तक ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ये जो लाइन होती है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट होता है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन ये लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है, एक तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, नहीं तो इसकी अल्टरनेट टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन होती है जिसमें बोला जाता है कि अगर इस कर्व को किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोनों भी डेफिनेशन है, एक समझने के लिए एक टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए। राइट डाउन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब ये लाइंस ऑफ फोर्स को है ना नोमेनक्लेचर चेंज करके फील्ड लाइंस बोला जाता है, बट लाइंस ऑफ फोर्स रॉन्ग वर्ड नहीं है, वो भी करेक्ट है, बट मैग्नेटिक्स की वजह से हमने चेंज किया है। क्यों चेंज करना पड़ा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द कर्व, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या है, आर द कर्व टू विच tangent drawn
at any point to which tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. मतलब एक कर्व है जिसको अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस कर्व को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर और पाथ फॉलोड बाय, और सेकंड डेफिनेशन अल्टरनेट डेफिनेशन, पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, path followed by unit positive charge in an external electric field. Path followed by unit positive charge in an external electric field. मतलब पहले नहीं कि ये टेस्ट चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की प्लेस करने के बाद इसने जो पाथ फॉलो किया था वो बनेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्लियर है? आपने 9th-10th में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही कंसेप्ट है. ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट वन, नंबर 1, very good, correct. Electric lines of force starts from positive charge. Electric lines of force starts from positive charge and ends on negative charge. Electric lines of force starts from positive charge and ends on negative charge. Electric lines of force starts from पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? मतलब हर बार अगर हमें पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट हो रही है मतलब क्या होगा? आवेज आ रही है, इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार क्या होगी? आवेज आएगी. एंड वहीं पे अगर निगेटिव चार्ज दिया है तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टूवर्ड्स आती है, मतलब आके एंड होती है. तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर इस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज पे आके एंड होती है एंड पॉजिटिव चार्ज पे जाके स्टार्ट होती है. स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ये कब? अगर आइसोलेटेड चार्ज है, एक चार्ज असेल तर. लेकिन अगर स्पेस में यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है एंड यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो इनके लिए क्या होगा? प्लस क्यू से स्टार्ट होके माइनस क्यू पर ये एंड होगी एंड बाकी ये दूसरी तरफ जो ट्रैवल करने वाली है वैसे ट्रैवल करेगी. ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये इसके टूवर्ड्स आएगी. या अगर दो चार्ज की सिस्टम दी है तो, लेकिन चार्जेस कैसे हैं? अनलाइक है ना, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव रहेंगे तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जाके इधर घूम जाएगी, ये भी इधर जाके रिपेल हो जाएगी. मतलब इस तरह से एक दूसरे को वो टच नहीं करेंगे. स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ड्रॉ करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो. नेक्स्ट, फॉर्म होता है? नहीं होता है. बार कहाँ पे होता है फिर? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में होता है. वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट वन, electric lines of force leaves और ends. लीव कर रही है मतलब स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है मतलब आके खत्म हो रही है. लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर, लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली यानी धिंगाणा न करता, एकदम हळू येतात आणि हळू जातात. असं आहे का? नॉर्मली मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर वो म्हणतात. लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली. समझ में आ रहा है ना? मतलब जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी या फिर एंड होगी
कंपलसरी कंडक्टर के ऊपर वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको बोला जाएगा कि एक सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसे होगा, काही लाइन्स ऑफ फोर्स पॅरलल दाखवतील, काही परपेंडिकुलर दाखवतील, तो वहाँ पे हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके फाइंड करना है, ठीक है, कि कौन सी एक्चुअल में डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट नंबर 3, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसके बाद मीट नहीं कर सकती, मतलब वही एक पॉइंट के ऊपर आके, मतलब दोनों लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, देखो कि जब भी प्लस क्यू चार्ज है वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम छोटा सा प्लस क्यू चार्ज लेके आएंगे तो कंडीशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, ये भी प्लस क्यू है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, अवे जा रही है, इसकी भी क्या कर रही है, अवे जा रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर पाती तो इनका रिपल्शन ही नहीं होता है, इनको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती है, फिर ऐसे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स, मतलब इससे आवे जाती है इंटरसेक्ट किए बिना, एंड इसलिए प्लस क्यू जो है उसको फील्ड के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। कितने हो गए, 2 3, फोर्थ वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, electric lines of force can pass through insulator but do not pass through conductor. Electric lines of force can pass through insulator but cannot or do not pass through conductor. लिख लिया, बरोबर आहे का? मग का बरं लिहिलं, नाही लिहिलं का? लिहिताना विचार करायचा ना, जे आपल्याला अगोदरचं माहिती इन्फॉर्मेशन, असं होतं कधी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इंसुलेटर में से पास हो रही है एंड कंडक्टर में से पास नहीं हो रही है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो लिखा क्यों फिर? कितने लोगों ने लिखा था? आता हातवर नहीं करणार तुम्ही, क्या होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू, चला करा कट, लिखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू इंसुलेटर। भगत काय बडबड करतोय, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू इंसुलेटर, लिख लिया, लिहिलं का? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा वो करेक्ट नहीं है, कळलं ना, हे फक्त तुमच्या लक्षात राहण्यासाठी। जब लाइटनिंग गिरती है तो मैंने एग्जांपल बोला था, देखो कार में बैठे रहेंगे तो अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन झाड़ा खाली उभं राहिलो तर कार्यक्रम होऊन जातो, कळालं? ऐसे क्यों होता है? हे झाड खूप मोठं आहे, काय म्हणतो आपण त्याचा बेस, काय म्हणतात त्याला, एज, स्टेम, स्टेम, बार, जो कुछ भी है ना, खूप मोठं आहे, आपण अलीकडे उभं आहे आणि लाइटनिंग पलीकडे पडली, काही होईल का आपल्याला? नाही। मग ॲड येत आहेत बघा आता, ड्यूरिंग रेन और थंडर स्टॉर्म झाड़ ट्री के नीचे जाके खड़े नहीं रहना है, कळालं ना, झाडाच्या ऐवजी काय करा, जमिनीमध्ये जाऊन झोपून राहा, म्हणजे फार्मरसाठी जे शेतात काम करताय आणि आता लाइटनिंग पडणारच आहे, तर पाऊस पडायला लागल्यानंतर जनरली आपण काय करतो, पाऊस लागणार नाही अशा ठिकाणी येऊन उभा राहतो, तर झाडाखाली कधीच उभं नाही राहायचं, कळालं ना, ओलं झालं चालतो पण वर गेलं चालणार नाही, कळालं? त्यामुळे झाडाखाली उभं न राहता जे काही जमीन असेल तिथे एकतर खाली बसा किंवा सरळ आडवं झोपा, है ना, चिखल लागला अंगाला लागू द्या असं सांगतात गव्हर्नमेंटवाले। उसका रीज़न यही है, कारण झाडावर जर तुम्ही झाडाखाली गेले, झाडावर जर वीज पडली तर वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, झाडाचा नंतर पहले आपला कार्यक्रम होतो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इंसुलेटर में से पास होती है, लेकिन अगर हम कार में बैठे, एम्बुलेंस में बैठे, बस में बैठे, तो उसके ऊपर मी सांगितलं होतं, एक नहीं 100 लाइटनिंग फॉल जरी झाल्या, अंदर के जो पैसेंजर है वो सेफ रहेंगे, क्यों?
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट करके अंदर जा ही नहीं सकती, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा था, क्या कट किया था मुझे मालूम नहीं, अभी जो बोल रहा हूं वो 100% करेक्ट है एंड वही लिखना है आपको। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू इन्सुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर. असं का? कारण हे लक्षात राहिलं पाहिजे तुमच्या. आता कट करून लिहिलं विसरणार नाही तुम्ही. एंड ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन कौन बोलेगा? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में से क्यों पास नहीं होती है? बाकी सारी प्रॉपर्टी कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है? उसका रीजन ये है कि लाइन्स ऑफ फोर्स कट करके अंदर नहीं जा पा रही है. लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रही है? एक 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 हाँ हाँ काय असं तसं काय मग कंडक्टर मधल्या चार्ज मधल्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर के अंदर नहीं जा रही और इंसुलेटर के अंदर जा रही है. ऐसा क्यों? वेरी गुड, करेक्ट, सिट डाउन. देव चार्ज, अरे वो चार्ज से लेना देना ही नहीं. हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स दूसरा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है. ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस किया है, तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स इसको कट करके उस साइड में क्यों नहीं जा रही है? बोलो. वेरी गुड. पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी? लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम एंड्स ऑन. वेरी गुड, सिट डाउन. तो लाइन्स ऑफ फोर्स जाती तो है लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर कौन प्रेजेंट है? सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना. तो लाइन्स ऑफ फोर्स को थोड़ी मालूम है आपले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कंडक्टरचे इलेक्ट्रॉन है. वहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स को एंड होना है. इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस के ऊपर एंड हो जाती है, इसलिए कट करके नहीं जा सकती. अगर वो एंड नहीं होती तो कट करके जाने का ट्राय तो करते एटलीस्ट. समझ में आ रहा है ना? हे सांगायचं होतं ना शंतनू तुला. व्हेरी गुड. देव हे सांगत होता बेटा तू, हो म्हणणार था. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इसका ही रीजन होता है इंटेंसिटी इनसाइड हॉलोस्फीयर हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. ठीक है, उसका ही रीजन है की लाइटनिंग फॉल हो रही है तो आता हे सजेशन द्यायचं असेल तर तुम्ही पण देऊ शकता. मेटल्स का सरफेस चाहिए ऊपर, फक्त आता डायरेक्ट हातात मेटल पकडून असं वर नाही ठेवायचं, वो कंडक्ट कर लेगा. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट करके नीचे नहीं आनी चाहिए. इसलिए मेटलचं तुम्ही काहीतरी घेतलं आणि इन्सुलेटरने त्याला वर जर पकडलं तरी पण ओके तुम्ही. म्हणजे ते रेनकोट वगैरे असतो की नाही, वैसा एखादा मेटल कोट बनाएंगे लेकिन अंदर से इंसुलेशन चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, तो भी लाइटनिंग से आप बच सकते. कळा लो. नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन a region near the charge, are crowded near the charge where intensity will be large. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, क्राउड करती है, ज्यादा होते हैं नंबर में, नियर द चार्ज, चार्ज के नियर, वेयर इंटेंसिटी विल बी लार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लार्ज and are widely separated away from the charge where intensity will be small or less. ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर से भी बोल सकते हैं. E इक्वल टू क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. तो अगर कोई चार्ज है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, तो सारी लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे स्टार्ट होती है, मतलब चार्ज के नियर अगर देखेंगे तो एकदम क्राउडेड है, लेकिन वही पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे तो एक इधर, मतलब आर वाइडली सेपरेटेड. तो चार्ज के नियर बाय पॉइंट है तो इंटेंसिटी भी लार्ज होगी, अवे पॉइंट है तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी? लेस होगी, कम होगी. ठीक है, क्या लिखा है अभी? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड नियर द चार्ज वेयर इंटेंसिटी विल बी लार्ज एंड आर वाइडली सेपरेटेड वेयर इंटेंसिटी विल बी स्मॉल. अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exert lateral pressure on each other. lateral मतलब
म्यूचुअल सब साइड से, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जब स्टार्ट होती है एंड इसके बाजू में और एक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है, मतलब क्या कर रही है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are contracted along their length, contracted along their length। कॉन्ट्रैक्ट हो गई मतलब एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट होना समझता ना, कॉम्प्रेस होना, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रेस नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब कैसे, देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो स्टार्ट हो रही है उसके पास ऑप्शन था इधर से घूम फिर के, है कि नहीं, दिन भर खा पी के फिर शाम को यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे आना, ऐसे भी आ सकती है, लेकिन आती कैसे, सरल प्लस क्यू से निकलने के बाद डायरेक्ट माइनस क्यू, है ना, क्लास 1 निकालो लगेच घरी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस अट्रैक्शन के लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग, मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह वो बिहेव कर रही है, ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड स्टार मार्क करके लास्ट वन लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, number of electric lines of force is proportional to the intensity of electric field. Number of lines of force is proportional to the intensity of electric field, ठीक है। तो theoretical part था lines of force and their properties। अब इससे related important term, पहले एरिया वेक्टर। अब एरिया ये स्केलर कंसेप्ट या वेक्टर कंसेप्ट है, एरिया स्केलर ही है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में बोल रहे वो एरिया वेक्टर, तो वो एरिया वेक्टर है, कहा ना। नॉर्मली सिर्फ अगर हमें एरिया बोला जाता है तो एरिया क्या है, जैसे वॉल्यूम क्या है, जैसे स्पीड क्या है, स्केलर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में या फिर कहीं पे एरिया वेक्टर बोल रहे तो इसका मतलब वो एरिया वेक्टर ही है, कळालं का। हा डिफरन्स लक्षात ठेवा। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि एरिया वेक्टर इज ए, ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ स्केलर अँड वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन डी नेदर स्केलर नॉर वेक्टर। आपल्याला डोक्यात बसलेलं असतं की एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए पण काय सांगतो, स्केलर क्वांटिटी, उसको हम करेक्ट बोलते हैं। एरिया वेक्टर बोला है मतलब वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया लिया है और वो अगर वेक्टर है तो उसके वेक्टर की डायरेक्शन हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। ये बनता है ds वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। लिखो, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along, whose direction is along normal, whose direction is along normal to the area, whose direction is along normal to the area। जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उसको नॉर्मल, ये क्या रहेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे ये बेंच है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रहेगा ना, नहीं तो नीचे का एरिया लेंगे तो वो डाउनवर्ड होगी। बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, फॉरवर्ड नहीं, तुमच्याकडे, कळालं ना। तो इस तरह से ये एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया। अब इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, total number of electric lines of force, total number of electric lines of force passing through, ब्रैकेट मध्ये लिया नॉर्मली, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हम लेते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन की सिर्फ नॉर्मल लेनी पड़ती है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। लेकिन मेनी एप्लीकेशन में ये लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो भी हम उनको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए नॉर्मल को हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग
normally through given area, passing normally through given area is called as electric flux. तो फ्लक्स मतलब क्या है समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देखो स्टार्ट से, चार्ज मतलब क्या है? टेंडेंसी, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। तो उस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के नंबर, जो भी एरिया होगा उस एरिया में से कितने नंबर पास हो रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में लास्ट वन लिखा था स्टार मार्क करके। क्या लिखा है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? फोर्स एक्सर्ट करने की एबिलिटी, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर। एंड इसी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ये भी क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन फ्लक्स अब तक मालूम नहीं था, इसलिए नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स के फॉर्म में डेटा हम कनेक्ट कर रहे हैं। कड़ाला का, घोल मिटला का, देखो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? लाइन्स ऑफ फोर्स होगी। लाइन्स ऑफ फोर्स के नंबर, इसके ऊपर कौन डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। अब इंटेंसिटी डिपेंड करेगा मतलब क्या डिपेंड करेगा? अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई चार्ज हम प्लेस करते हैं, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, डिनोटेड बाय क्या? ये फाई, गिवन बाय फाई। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेर ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन डी एस वेक्टर एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया है लेकिन एरिया वेक्टर, जिसमें से हम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट है, भगत काय करतो आपण? अरे लाजू नको ना बाळा, डॉट प्रोडक्ट है तो उसको रिप्लेस करके क्या इंट्रोड्यूस करते हैं हम? कॉस थीटा। बरोबर, सांग ना आंसर, बरोबर सांगतो, सवयीला घाबरतो की तू? ईडीएस कॉस ऑफ थीटा, फाई इक्वल्स टू क्या होता है? ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा मतलब क्या होता है? देखो कंडीशन क्या है कि हमें जो एरिया दिया है, अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के नंबर जो परपेंडिकुलर है वही हमें चाहिए। लेकिन मेनी एप्लीकेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो गई, तो हम फ्लक्स कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन का जो एंगल है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल जाता है, उसको हम यहाँ पे फ्लक्स में यूज कर रहे हैं। तो थीटा मतलब क्या बना? लिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है क्वेश्चन में, आपको हर बार जो भी एंगल देते हैं वो विद द सरफेस देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल विद द सरफेस इज दिस मच अल्फा। हम क्या करते हैं? फॉर्मूला मालूम है, ईडीएस कॉस थीटा, ई दिया, डीएस दिया, थीटा दिया, डायरेक्ट थीटा पुट करते हैं, आंसर आता है वो ऑप्शन ए में ही होता है, बट वो करेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें एंगल लेना है थीटा, क्वेश्चन में दिया था अल्फा, तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वेरी गुड, 90 माइनस जो गिवन अल्फा था इक्वल टू थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना है, एंगल किसके साथ दिया है। अगर नॉर्मल के साथ दिया एज इट इज पुट करेंगे, सरफेस के साथ दिया 90 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देवेश यूनिट चाहिए बेटा इसका। वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कूलम, ये हो गया एस आई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शंतनू मला अल्टरनेट युनिट पाहिजे अजून एक। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वोल्ट, इंटेंसिटी का क्या था? वोल्ट पर मीटर, इनटू मीटर स्क्वायर है वोल्ट मीटर। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे फिर फ्लक्स के? L3 M1 T-3 I-1।
तू L1 म्हटला होता, L3 आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर आहे श्रवण, फक्त श्रवण. इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर आहे. स्केलर आहे. मग एवढ्या वेळ जे सांगितलं ते गेलं कुठं? राईट डाऊन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए, काय वाटतं तुम्हाला ते लिहून टाका. ज्यांना वेक्टर वाटतं वेक्टर लिहा, ज्यांना स्केलर वाटतं स्केलर लिहा. कितने लोगों को लगता है स्केलर क्वांटिटी है? 1 2 3, 3 कोपऱ्यात 3, बर मध्ये 1. कितने लोगों को लगता है वेक्टर क्वांटिटी है? तो मेजोरिटी वेक्टर वाली है, इसलिए लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर नहीं यार, स्केलर है स्केलर. अरे एड़े का बाळांनो, दो वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन हम डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कब करते हैं? जब उनका रिजल्टेंट स्केलर होता है. इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? तो फ्लक्स मतलब ईडीएस कॉस थीटा, फ्लक्स मतलब ईडीएस कॉस थीटा. ये कब? अगर हमें इंटेंसिटी, सरफेस एरिया एंड एंगल गिवन है तो. लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, इसलिए गॉस आता है. गॉस में थी ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वही फंडामेंटल क्वांटिटीज में उसने बोला था कि 3 क्वांटिटीज को मिला के सिस्टम बनाओ, लेंथ, मास एंड टाइम की, जिसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम, कार्ल फ्रेडरिक गॉस. राइट डाउन, गॉस लॉ. गॉस, GAUSS, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. गॉस सांगतो एवढं करायची गरजच नाही, सीधा सीधा फ्लक्स इज गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन. ना E चाहिए, ना DS चाहिए, ना थीटा चाहिए. डायरेक्ट फाई इक्वल्स टू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन. एंड यही इंपॉर्टेंट है, हर एक एप्लीकेशन में हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको EDS के फॉर्म में डेटा दिया तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? राइट इंटरवल यूनिटेड कॉमा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through, electric flux passing through any surface is equal to the, electric flux passing through any surface is equal to the, electric flux passing through any surface is equal to the product multiplication, product of 1 upon epsilon. आता वर्डिंग मध्ये नका लिहू, सिम्बॉल लिहा डायरेक्ट. प्रोडक्ट ऑफ 1 upon epsilon and 1 upon epsilon and total charge enclosed by the surface. 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 कळालं? अब ये लास्ट स्टेटमेंट जो है enclosed by the surface, इसको अंडरलाइन करो. enclosed by the surface. अंडरलाइन इसलिए क्योंकि ये गॉस लॉ का लिमिटेशन है. समझ में आ रहा है? मतलब जब भी हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है तब हम उतने ही चार्जेस कंसिडर करेंगे जितने चार्जेस उस सरफेस ने एनक्लोज किए. अब एनक्लोज किए मतलब कैसे? आप रोड पे खड़े हो तो रोड ने आपको एनक्लोज किया होता है क्या? अभी रूम पे बैठे तो रूम ने हमको क्या किया है? एनक्लोज किया है. समझ में आ रहा है? तो सपोज आपको बोला है कि कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ पे माइनस Q3 है, यहाँ पे माइनस Q4 है, यहाँ पे प्लस Q5 है, यहाँ पे माइनस Q6 है, और हमें ये क्लोज्ड सरफेस है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला फ्लक्स चाहिए. तो वहां पे Q6 एंड Q5 इन दोनों को सरफेस एनक्लोज नहीं करता है, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे. बाकी जो चार्जेस है इनकी अल्जेब्रिक सम होगी समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन. अल्जेब्रिक सम मतलब विथ साइन उनकी एडिशन होगी, मतलब प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ये बनेगा फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस. करो ड्रॉ एग्जांपल.
एंड ये जो सरफेस होता है जिसके ऊपर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके ऊपर फ्लक्स अगर बाहर जा रहा है, मतलब फ्लक्स अगर आउट गोइंग है, तो इसका मतलब अंदर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा. वेरी गुड. एंड अगर फ्लक्स मतलब लाइंस ऑफ फोर्स टूवर्ड्स आ रही है, इसका मतलब अंदर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. हे कळेल ना. मतलब आउटगोइंग फ्लक्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, इनकमिंग फ्लक्स फॉर नेगेटिव चार्ज. मतलब अगर हमने किसी सरफेस के अंदर एक डाइपोल प्लेस किया है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो फ्लक्स एक्टिंग ऑन द सरफेस विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो. मैग्नीट्यूड सेम है, जितना बाहर जाएगा प्लस क्यू का उतना ही अंदर आएगा माइनस क्यू का, मतलब सब्सट्रैक्शन होगी, तो नेट फ्लक्स विल बी, कब, अगर डाइपोल प्लेस किए तो. ठीक है. अभी यहाँ पे ये फ्लक्स लॉ हो गया. अब आगे इसके एप्लीकेशंस आएंगे. हमें क्या करना है, हर एक एप्लीकेशन में कंपलसरी फ्लक्स फाइंड करने के लिए, जैसे कि देखो अभी आपको बोला है कि एक क्यूब है, क्या ये एक क्यूब है, और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे, मतलब यहां पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है क्यू. कहां पे प्लेस किया है चार्ज, कॉर्नर पे, ये कॉर्नर है, एंड यहां पे चार्ज प्लेस किया है क्यू. तो ये क्यू की वजह से ये क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स हमें चाहिए. कर सकते क्या कैलकुलेट, यस नो, नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूब चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है. चार्ज अगर अंदर में रख देता यहां पे तो डायरेक्ट आता क्यू अपॉन इप्सिलॉन, बट अगर ये कॉर्नर पे रखा है तो इसको एनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री है, तो यहां पे इस तरह से ये एक क्यूब, नीचे एक क्यूब, बाजू में एक क्यूब, उधर एक क्यूब, ऐसे 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये चार्ज जो है वो एनक्लोज होगा. तो अब टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है, क्यू अपॉन इप्सिलॉन. लेकिन हमारा जो क्यूब था ओरिजिनली इनिशियली, उसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, 8 क्यूब ड्रॉ किए थे, तो 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब टोटल फ्लक्स के 8 टाइम्स, तो ये बनेगा क्यू अपॉन 8 इप्सिलॉन. वैसे अगर हमें बोला जाता है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के यहाँ पे सरफेस के ऊपर हमने चार्ज प्लेस किया है क्यू, तो ये चार्ज की वजह से सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन. वेरी गुड. कैसे, इसको एनक्लोज करने के लिए ऊपर और एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टोटल फ्लक्स बना क्यू अपॉन इप्सिलॉन. 2 सिलेंडर में इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारा वाला जो सिलेंडर था उसमें से फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन. कर देगा नहीं, वेरी गुड. ठीक है. अगर हमें बोला जाता है कि सपोज एक क्यूब है, एंड इस क्यूब के अंदर यहाँ पे एक आधा रॉड है, एंड आधा रॉड बाहर है, एंड रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है. टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा रॉड क्यूब के अंदर है, तो क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब के बाजू में और एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस रॉड को क्या करेगा, एनक्लोज करेगा. फिर टोटल फ्लक्स बनेगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन. अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्यू अपॉन 2 इप्सिलॉन. ठीक है. तो इस तरह के गॉस लॉ से रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस है वो एज ए सॉल्व एग्जांपल ही दिए हमें, तो इसलिए वो आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे. 93 तक हो गए थे आई थिंक लास्ट लेक्चर में, तो 93 के आगे 94 से 113 तक ओनली 20 एग्जांपल्स, सिंपल एक एक स्टेप के एग्जांपल है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है ना. ईच एंड एव्हरी सॉल्व एग्जांपल का कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन का डाऊट होने वाला आहे. ठीक आहे ना. म्हणजे त्याबद्दल निश्चिंत राहा. तुम्ही फक्त थेरी आणि फॉर्म्युले प्रिपेअर करा. क्वेश्चन जोपर्यंत तुमचे सॉल्व होणार नाही तोपर्यंत आपण सॉल्व करून घेऊ. कळालं. फक्त तुम्हाला पहिल्यासारखं जसं 1D 2D में अंदर टाइम पे आते थे, एक टाइम अपन फिक्स करूँ जो तुम्हाला पॉसिबल है, उस टाइम पे हम सॉल्व एग्जाम्पल, कंसेप्ट एप्लीकेशन, एक्सरसाइज 1, प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चन की इलेक्ट्रोची प्रॅक्टिस करेंगे, वर्कशीट की भी. कळालं ना. तर हा टॉपिक एकदा आला की आपलं 12th एनसीईआरटीचं 80% वर्क कळालं, संपलं. काल 60 म्हटलो तर आज 80 म्हणतो. 2-3 दिवसांनी मी 90% म्हणलं. कळालं ना. कारण इलेक्ट्रो आला की बाकी टॉपिकमध्ये अजिबात टेन्शन नाही, सगळ्या गोष्टी रिपीटेशन्स. हो गया क्लियर. तो यहाँ पे ऑफिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज ये टॉपिक कंप्लीट होता है. कड़ा ना. अभी जो है बस गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. एकदा मॉड्यूल मध्ये बघून घ्या, त्यामध्ये काही पॉइंट तुम्हाला असे वाटू शकतात की हे तर झालेच